हम सैटेलाइट्स की बात करेंगे कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं। बेसिकली सैटेलाइट को मैं डिफाइन कर सकता हूँ एन ऑब्जेक्ट which revolves around an object which revolves around an other body is known as a satellite. For example, if this is sun, suppose this is sun, and earth, this is earth is revolving around the sun. This is an object, this is the body. So earth is said to be a satellite of the sun. Similarly, if this is earth and this is the moon, this is earth and this is the moon, moon is revolving around the earth. So I will say moon is the satellite of the earth and earth is the satellite of the sun. Similarly, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जब रिवॉल्व करता है और बॉडी की तरफ तो वो सैटेलाइट होगा। अगर ये अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है सन के इर्द-गिर्द तो मैं कहूँगा अर्थ जो है वो सैटेलाइट है सन का। इसी तरीके से अगर ये मून जो है वो अर्थ के राउंड घूम रहा है तो मैं ये कहूँगा कि मून या चांद जो है वो ज़मीन का एक सैटेलाइट है या सैयारा है। तो इस वजह यानी ये डेफिनेशन सैटेलाइट्स की है। सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं और सारे आर्टिफिशियल भी यानी मैन मेड और नेचुरल भी होते हैं। अब अगर सैटेलाइट्स को हम लोग करें तो सैटेलाइट्स बेसिकली सैटेलाइट्स को हम इस तरीके से ले सकते हैं कि या तो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स मिसाल के तौर पर अर्थ इज द सैटेलाइट, अर्थ इज द सैटेलाइट ऑफ सन, और आई कैन से मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये दो मिसालें नेचुरल सैटेलाइट्स की मैं लिख रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी मिसालें यू आप कह सकते हो सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो, और ये प्लूटो तो खैर कंट्रोवर्शियल है लेकिन ये सारी चीज़ें ये जो है ये सैटेलाइट है अर्थ की, सारी सैटेलाइट है सन की है। अब जो अर्थ की सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट अर्थ का तो मून है जो नेचुरल है, लेकिन दूसरा जो सैटेलाइट्स को हम डिवाइड करते हैं वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक है एक को कहते हैं बेबी मून्स या स्पुतनिक्स। नाम है रशियन साइंटिस्ट ने पहले एक जो सैटेलाइट भेजा था उसका नाम स्पुतनिक था, उस पर स्पुतनिक्स या बेबी मून्स। बेसिकली ये satellites which are near the surface of Earth, which are near the surface of Earth. Near the surface of Earth का मतलब up to 200 किलोमीटर पे होते हैं सरफेस की, सरफेस अर्थ की सरफेस से 200 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक होते हैं, यानी 200 किलोमीटर तक जो भी होते हैं वो होते हैं। और दूसरे होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स या जियो साइक्लोनियस सैटेलाइट्स भी कहते हैं इनको। बेसिकली ये फिक्स्ड हाइट पे होते हैं, फिक्स्ड हाइट होती है इनकी, और ये और एट वेरी हाई डिस्टेंस, एट वेरी फार डिस्टेंस या। और ये सैटेलाइट्स जो बेबी मून से ये बेसिकली वेदर फोरकास्ट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, वेदर के लिए भी, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और स्पाइंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं ये जो बेबी मून या सैटेलाइट्स हैं। और ये जियो सैटेलाइट ज्यादातर टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं,
लेकिन इनके पर्पस तीनों हो सकते हैं। हम इनको स्पाइन के लिए भी, वेदर फोरकास्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सैटेलाइट्स इस तरीके से, अब अगर जनरल स्टडी सैटेलाइट्स की करना चाहेंगे इधर, कि देखें कि जनरल स्टडी सैटेलाइट्स की किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, क्या हम निकाल सकते हैं उनकी, तो हमेशा किसी भी सैटेलाइट के लिए हमेशा एक गोल्डन इक्वेशन होती है। ये अगर बॉडी है जिसके सैटेलाइट्स है एम, और अगर ये मास ऑफ द सैटेलाइट है एम, और ये इससे रेडियस आर है जिसको ऑर्बिटल रेडियस कहते हैं। ऑर्बिटल रेडियस हमेशा सेंटर ऑफ द बॉडी से लेके सेंटर ऑफ द सैटेलाइट तक होता है ऑर्बिटल रेडियस। हमेशा गोल्डन इक्वेशन सैटेलाइट की होती है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, वो या तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है या एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तकरीबन जितने भी इक्वेशन है हम इससे निकालते हैं, इसको कहते हैं गोल्डन इक्वेशन ऑफ द सैटेलाइट। गोल्डन इक्वेशन ऑफ द सैटेलाइट है, गोल्डन इक्वेशन है कि इससे तकरीबन गोल्डन इक्वेशन ऑफ सैटेलाइट सारे क्वेश्चंस तकरीबन इस इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं। यानी बेसिकली क्योंकि ये हम ऑर्बिट इसका सपोज करते हैं ये सर्कुलर है, सर्कुलर ऑर्बिट है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स एम स्क्वायर अपॉन आर होता है या एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, और वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है इन सैटेलाइट्स के दरमियान, सैटेलाइट और इस बॉडी के दरमियान में। तो जो ग्रेविटेशनल पुल है इस बॉडी का, ग्रेविटेशनल पुल है बेसिकली एफ जी, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो हमेशा इसको इक्वेट करते हैं और कोई भी इक्वेशन हम सैटेलाइट के निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर स्पीड ऑफ, अगर ये मैं कहूँ कि ये मास ऑफ दी बॉडी है जिसके सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट है जो सर्किल में घूम रहा है जिसका मास m है, और इसका ऑर्बिटल रेडियस r है, ये ऐसे वेलोसिटी v के साथ घूम रहा है ऐसे। तो अगर मैं इसकी लीनियर स्पीड मेजर करना चाहूँ तो लीनियर स्पीड कैसे मैं मेजर कर सकता हूँ, इसका क्या फार्मूला होगा लीनियर स्पीड ऑफ सैटेलाइट। मैं लीनियर स्पीड ऑफ सैटेलाइट कह सकता हूँ, अगेन गोल्डन इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, एम स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दी ऑब्जेक्ट एंड दी सैटेलाइट। इससे एम एम में कैंसिल हो जाएगा, आर इसके स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर आ जाता है जी एम अपॉन आर के, या वी आ जाता है जी एम अपॉन आर अंडर द रूट के। एक फार्मूला ये हुआ, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर अंडर रूट, तो v इज इक्वल टू ये आता है जी आर अंडर रूट के। तो ये g जो होगा, g स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, लेकिन एट द पॉइंट वेयर सैटेलाइट इज प्लेस्ड, सैटेलाइट इज प्लेस्ड, जी वो नहीं होगा जो सरफेस ऑफ प्लैनेट पे, जी वो होगा जहां पे सैटेलाइट प्लेस है, आर इज द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट। तो लीनियर स्पीड इस फार्मूला से मालूम कर सकते हैं, v इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ए मास ऑफ सैटेलाइट, और ऑर्बिटल रेडियस, या v इज इक्वल टू जी आर अंडर रूट। अगर ये है लीनियर स्पीड। हम एंगुलर स्पीड कैसे निकाल सकते हैं सैटेलाइट की, एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट हम निकाल सकते हैं ओमेगा, ओमेगा जो है वो मैं कह सकता हूँ ओएम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एम एम में कैंसिल, तो और तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जी एम अपॉन आर क्यूब, तो ओमेगा आ जाएगा जी एम अपॉन आर क्यूब अंडर रूट के। ये एंगुलर स्पीड सैटेलाइट की निकलेगी। आर ऑर्बिटल रेडियस है, उसका क्यूब एम मास ऑफ द सैटेलाइट है, और जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट है। अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूं तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये ज्यादातर एग्जाम में आती है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट अगेन वही फार्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर गोल्डन इक्वेशन इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एम एम में कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जी एम अपॉन आर क्यूब के, बट ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जगह जी एम अपॉन आर क्यूब, तो जगह 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर क्यूब। तो ये टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा आर क्यूब अपॉन जी एम,
तो मैं टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब। तो ये टी स्क्वायर का फार्मूला आ गया, टी स्क्वायर आ गया बेसिकली 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम और आर क्यूब। ये फार्मूला है। इससे बेसिकली केपलर्स लॉ निकलता है, जिसमें हम ये प्रूव भी कर सकते हैं क्योंकि मास ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर जी कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, या टी स्क्वायर हमेशा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इससे हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप फ्रीक्वेंसी इस फार्मूला की कमी देखें एग्जाम में तो हमेशा आता है कि ये पूछते हैं कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, square of time period of a satellite is directly proportional to cube of the orbital radius, cube of orbital radius of the satellite. हम ये प्रूव कर सकते हैं, और यही केपलर्स थर्ड लॉ है बेसिकली, लेकिन नाम से कभी भी नहीं आता। केपलर्स लॉ है, केपलर्स थर्ड लॉ है, केपलर्स लॉ है, नाम से कभी भी हमारे कोर्स में नहीं आता, लेकिन ये है केपलर्स लॉ कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट। ये हमें प्रूव करना होता है। कैसे करते हैं? सिंपल, एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन must be equal to gravitational force जो उसको पुल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ये होगा, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है, तो ये प्रूव हो गया। इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं हर चीज का। मास ऑफ द सन भी निकाल सकते हैं हम। मास ऑफ द सन अगर ये टी और आर क्यूब ऑर्बिटल रेडियस मिला हुआ हो तो मास ऑफ द सन, ये कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर सैटेलाइट अगर ये बॉडी सेम है और उसके मिसाल के तौर पर अगर ये अर्थ है, ये मून है, या उसके ऊपर कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है स्मॉल एम मास एम वाला, तो उसके लिए हमें रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि टी1 स्क्वायर अपॉन r1 क्यूब बराबर होगा टी2 स्क्वायर अपॉन r2 क्यूब के। ये वैलिड फार्मूला है फर्स्ट यानी फॉर सैटेलाइट्स ऑफ सेम बॉडी, फॉर सैटेलाइट्स है, फॉर सैटेलाइट्स ऑफ सेम बॉडी, सेम प्लैनेट या सेम बॉडी की हो। मिसाल के तौर पर ये फार्मूला वैलिड है मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के लिए, या वैलिड होगा ये फार्मूला अर्थ और सैटर्न के लिए, अर्थ और नेपच्यून के लिए, मार्स अर्थ के लिए, इस तरीके से। यानी जिसके अंदर ये फिर घूम रहे वो बॉडी सेम हो, तो फिर ये फार्मूला वैलिड होता है। ये टाइम पीरियड और सैटेलाइट हमने निकाला इस फार्मूला से। अगर हम पोटेंशियल देखते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सैटेलाइट की क्या होती है, यानी ईपी ऑफ अ सैटेलाइट क्या होती है। ईपी ऑफ अ सैटेलाइट, ईपी ऑफ सैटेलाइट क्लियरली अगर ये मास ऑफ द सैटेलाइट है एम, सॉरी मास ऑफ द बॉडी है, और ये सैटेलाइट इसके ऊपर जा रहा है, सपोज ये मास ऑफ सैटेलाइट है और रेडियस आर है, तो इस जगह पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी ईपी वो होगा एम इंटू 5 की वैल्यू होती है माइनस जी एम अपॉन आर, तो ये ईपी आ जाएगा बेसिकली माइनस जी एम अपॉन आर। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कहे तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, तो मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट को कैसे निकालूंगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट को मैं इस फार्मूला से निकालूंगा। अगेन गोल्डन इक्वेशन, एम स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एम को कैंसिल नहीं करना क्योंकि मैं काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा, आर इसके स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, ये जगह एम स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे इधर से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से डिवाइड करता हूँ, जब 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/2 एम स्क्वायर हो जाएगा जी एम अपॉन 2r के। तो यही काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की हो गई जी एम अपॉन 2r। ये काइनेटिक एनर्जी होगी सैटेलाइट की। अब मैं अगर टोटल एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं। काइनेटिक आप कह सकते हैं कि एम स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर इसके स्क्वायर में कैंसिल, एम स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर, तो ये जाएगा 1/2 एम स्क्वायर 2 जी एम अपॉन 2r के। तो ये काइनेटिक एनर्जी इसकी। अगर टोटल एनर्जी मुझे निकालनी हो तो टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट होगा पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी।
टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट बराबर होगा ई इज इक्वल ई पी प्लस ई के। तो टोटल एनर्जी ई पे होता है ई पी होता है माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस ई के होता है जी एम एम अपॉन 2r। तो टोटल इसका एलसीएम होगा 2r, तो ये आ जाएगा माइनस 2 जी एम एम प्लस जी एम एम। तो टोटल एनर्जी आ गया माइनस जी एम एम अपॉन 2r के, ये टोटल एनर्जी आ गया। अब रिलेशनशिप है कि अगर मुझे वर्क डन मिसाल के तौर पर चाहिए, वर्क डन सेटेलाइट का वर्क डन होगा हमेशा, जाहिर बात है कि इधर तक टोटल एनर्जी में मुझे पोटेंशियल एनर्जी क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्यों पोटेंशियल एट सरफेस को माइनस करके निकाल सकता हूं। जाहिर बात है कि ये टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों आती है, कभी कभी एग्जामिनर पूछते हैं। नेगेटिव का मकसद है कि इतना अमाउंट एनर्जी का चाहिए टू डिसलॉज द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, यानी दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड। नेगेटिव में यानी किसी के ऊपर ये कर्ज है तो इसको ये देना पड़ेगा सैटेलाइट को इतनी एनर्जी के अपने ऑर्बिट से वो बाहर आ सके। तो वर्क डन इस ऑर्बिट तक कितना होता है, आप या तो वर्क एनर्जी इक्वेशन से निकाल सकते हैं या फिर हम कर सकते हैं कि इधर तक टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी में इसकी पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऐड हुई होती है, तो E माइनस ई पी एट सरफेस ऑफ द प्लैनेट निकाल दें तो आपको वर्क डन भी मिल जाता है। अब ये हमारा रिलेशनशिप क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का आपस में, और यानी ये रिलेशनशिप क्या है, relationship between potential energy, kinetic energy and total energy। बेसिकली अगर हम फार्मूला देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है माइनस जी एम एम अपॉन आर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है जी एम एम अपॉन 2r, और टोटल एनर्जी का फार्मूला है माइनस जी एम एम अपॉन 2r। पहली बात हमें होना चाहिए कि ई पी एंड ई आर नेगेटिव होती है, ये हमें एक चीज देखनी चाहिए, एंड ई के इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड मैग्नीट्यूड में काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड में और टोटल एनर्जी हमेशा सेम होती है। यानी कभी कभी एग्जामिनर देते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी देते हैं, पूछते टोटल एनर्जी क्या है, तो टोटल एनर्जी को नेगेटिव साइन देके कह देंगे टोटल एनर्जी। और दूसरी बात ये है कि ये हमेशा काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 मैग्नीट्यूड, तो ये होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी को ये जो पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल आ जाता है। यानी काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है टोटल एनर्जी के और बराबर होता है हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। या मैं ये कह दूं कि ट्वाइस करूंगा काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड को या ट्वाइस करूंगा टोटल एनर्जी को, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। यानी अगर मैं एक ग्राफ निकालना चाहूं इस तरीके से, ये ऑर्बिटल रेडियस है, ये ऑर्बिटल रेडियस है ऑफ अर्थ, और ये इसका ये डिस्टेंस फ्रॉम, ये ऑर्बिटल रेडियस कह देता हूं, ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस है, और ये रेडियस ऑफ द प्लैनेट है। जाहिर बात है कोई भी प्लैनेट और ये एनर्जी है, कोई भी प्लैनेट इसके अंदर तो सरफेस के अंदर तो हो नहीं सकता। अब ये काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, अगर ये मिसाल के तौर पर काइनेटिक एनर्जी है हमारी, ये काइनेटिक एनर्जी का है, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव और ये इधर जाके ऐसे करेगी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में सेम होती है, तो मैं जितना अगर 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये टोटल एनर्जी, लेकिन ये नेगेटिव होगी, टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी और ये जाएगी इस तरह, ये टोटल एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी आप देखें कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ट्वाइस होती है काइनेटिक एनर्जी के एंड के, तो पोटेंशियल एनर्जी ये होगा 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, सपोज इधर पोटेंशियल एनर्जी इस तरह होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी कि हमेशा एट ऑल पॉइंट अगर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो हमेशा टोटल एनर्जी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये +2 है, सपोज +2 मेगा जूल्स जो भी है, तो ये यकीनन -2 होगा और ये -4 होगा। अब अगर ये +2 और -4 करें तो ये -2 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये होगा। अब हम ये कभी कभी एग्जामिनर कहते हैं कि ऑर्बिटल रेडियस बढ़ता है तो उसकी टोटल एनर्जी को क्या हो जाता है, ऑर्बिटल रेडियस बढ़ने से टोटल एनर्जी भी
क्या हो रहा है, बेसिकली टोटल एनर्जी नेगेटिव है। ऑर्बिटल रेडियस बढ़ने से टोटल एनर्जी भी बढ़ रहा है क्योंकि लेस नेगेटिव हो रहा है, और ऑर्बिटल रेडियस बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है या उसकी स्पीड बढ़ की कम हो जाती है सैटेलाइट।